साथियों, एग्ज़ाम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल आता है राष्ट्रीय बीमा अकादमी। क्वेश्चन ये आता है कि इसका काम क्या है। इसका काम है प्रशिक्षण देना, और ये कहाँ पे स्थित है? ये पुणे में स्थित है। दूसरा सवाल आता है कि कार रेसिंग और शराब का सेवन ये किस प्रकार का जोखिम है। साथियों, जो चीज़ आपको दिखे वो जोखिम होती है, और जो चीज़ आपको ना दिखे वो आपदा होती है। यानी कि अगर आप तेज़ कार चला रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आप जोखिम ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। लेकिन अगर सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए, ये आपदा है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये आई है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो अगर सवाल आता है कि कार रेसिंग और शराब का सेवन क्या है, तो ये भौतिक जोखिम है। साथियों, साथ साथ भौतिक जोखिम के साथ एक नैतिक जोखिम भी होता है। नैतिक जोखिम वो जोखिम होता है जो दिखाई ना दे, लेकिन आपके मन में हो, और आप किसी बुरी भावना के अंतर्गत बीमा करा रहे हैं, और जो बीमा आपका कर रहा है उसको ये पता ना चल पाए कि आपका बीमा कराने के पीछे मकसद क्या है। यानी जो चीज़ दिखे वो भौतिक जोखिम है, और जो ना दिखे वो नैतिक जोखिम है। एक क्वेश्चन आता है धूम्रपान करना एक जोखिम है और फेफड़ों का कैंसर एक आपदा है। जी हाँ, ये सवाल परीक्षा में कई बार आ चुका है। यानी कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ये आपके हाथ में है कि चाहे तो आप ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप जोखिम ले रहे हैं। लेकिन अगर किसी को कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, तो वो आपदा है। वो आपदा इसलिए है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिगरेट पिएं तो ही आपको फेफड़ों का कैंसर हो, ना पीने वालों को भी हो जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो चीज़ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं उसको हम लोग आपदा कहते हैं। अगला सवाल आता है अविवाहित व्यक्ति के बारे में। साथियों, सवाल ये आता है कि अगर एक अविवाहित व्यक्ति है और वो उचित वेतन पे काम करता है और उसके ऊपर कोई दायित्व तो नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अभिकर्ता होने के नाते आप उसको कौन सा प्लान देंगे? आप उसको यूलिप प्लान देंगे। यूलिप प्लान का मतलब क्या है कि बीमे का जो किस्त आप दे रहे हैं, जो प्रीमियम आप दे रहे हैं, उसके दो हिस्से होंगे। एक आपका जीवन बीमा में जाएगा और एक हिस्सा आपका शेयर बाजार में, मार्केट में इन्वेस्ट होगा। और जो भी आपको दावा मिलेगा, जो भी आपको क्लेम मिलेगा, वो शेयर बाजार के आधार पे मिलेगा। अगला सवाल, किसी के भविष्य की सुरक्षा और आय में बढ़ोतरी हो, तो अभिकर्ता होने के नाते आप उसको कौन सा योजना देंगे? आप उसको बंदोबस्ती योजना देंगे। बंदोबस्ती योजना का मतलब होता है कि आपने जो पॉलिसी ली है उस पॉलिसी में अगर 20 साल का टर्म है और 20 साल के अंदर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी क्लेम मिलेगा, और अगर इंसान जीवित रहता है तो भी क्लेम मिलेगा। यानी कि जैसा कि आपने देखा कि बंदोबस्ती योजना में ही, जिसको एंडोमेंट प्लान भी बोलते हैं, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। अगला सवाल आता है सबसे सस्ता और सबसे सरल बीमा, वो होता है अवधि बीमा। साथियों, अवधि बीमा सबसे सस्ता होता है, सबसे सरल होता है, क्योंकि एक टर्म यानी 20 या 25 साल की अगर आपने पॉलिसी ली है, उस टर्म के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरा पूरा दावा भुगतान होगा, पूरा पूरा क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है और इंसान 20-25 साल तक जीवित रहता है तो उसको फिर कुछ नहीं मिलता है। इस योजना को अवधि बीमा कहते हैं। अगला सवाल है अगर नियमित अंतराल पे कुछ पैसा आपको मिले और परिपक्वता पे कुछ प्रतिशत पैसा मिले तो वो कौन सा योजना है? साथियों, वो धन वापसी या मनी बैक योजना है, क्योंकि हर 4 या 5 साल के अंतराल पे कुछ पैसा आपको शुरुआत में ही मिलता रहता है। इसीलिए परिपक्वता आते आते बीमा धन का कुछ परसेंट ही आपको लास्ट में मिलता है बोनस के साथ। साथियों, अगर कोई स्वास्थ्य योजना या सेवानिवृत्ति योजना के बारे में पूछता है तो वो रिटायरमेंट से पूर्व अवस्था में है, यानी रिटायरमेंट के नज़दीक है, तो वो सेवानिवृत्त पूर्व अवस्था उसका उत्तर होगा। साथियों, पॉलिसीज़ में राइडर्स होती है अतिरिक्त लाभ के लिए, जिसको हम हिंदी में अनुपूरक बोलते हैं। और राइडर्स का जो प्रीमियम होता है वो बेस पॉलिसी के प्रीमियम से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी सवाल कई बार एग्ज़ाम में आता है। साथियों, अगर पेंशन योजना की हम बात करें
तो हम पेंशन फंड जो हम इकट्ठा करते हैं पूरे जीवन में, उसका 1/3 यानी 30% हम लगभग 33% यानी कि हम उसको एक मुश्त आहरण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इस पे एग्ज़ाम में ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका पेंशन फंड 9 लाख रुपए का है और 60 साल में वो रिटायर हो रहा है, तो अगर वो एक मुश्त पैसा निकालना चाहे तो कितना निकाल सकता है? तो 9 लाख का 1/3 यानी कि 3 लाख रुपए वो निकाल सकता है। साथियों, अगर आपने पॉलिसी ली है और कोई विवाद है बीमा कंपनी के साथ, तो आपके पास 3 ऑप्शन है जहां आप जा सकते हैं। एक है उपभोक्ता मंच, एक है बीमा लोकपाल, एक है IRDA। अगर आप इन तीनों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन बीमा संबंधित जो 3 जगह हैं वो हैं उपभोक्ता मंच, बीमा लोकपाल और IRDA। साथियों, आयु समूह जिसके लिए जीवन बीमा अत्यंत जरूरी है वो है युवा वर्ग। अगर युवा वर्ग का व्यक्ति अगर बीमा लेता है तो प्रीमियम सबसे कम आएगा और वो लंबे समय तक का बीमा ले सकता है। साथियों, एक महत्वपूर्ण सवाल है, अगर किसी की मृत्यु दावा होती है तो उसको मृत्यु के 10 दिनों के अंदर सूचना देना होता है बीमा कंपनी को, और बीमा कंपनी को 15 दिनों के अंदर ये बताना होता है पॉलिसी धारक को कि उसको कौन कौन से दस्तावेज देने हैं, और साथ ही साथ 6 महीने के अंदर यानी 180 दिनों के अंदर उसको दावे की छानबीन पूरी करके दावा का निपटारा करना होता है। यानी कि मृत्यु हुई, 10 दिन के अंदर आपको सूचना देना है, बीमा कंपनी को 15 दिन के अंदर दस्तावेज दे देना है, बता देना है पॉलिसी धारक के परिवार को कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, और डॉक्यूमेंट जमा करने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने के अंदर बीमा कंपनी को दावे का निपटारा करना है, छानबीन करना है, ये देखना है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए। अगला सवाल है, परिवार फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा योजना कवर किसके लिए होता है? ये वो बीमा कवर होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य कवर हो जाते हैं, माता पिता, आप, आपकी पत्नी, बच्चे और सास और ससुर। भारत में वित्तीय प्रणाली के नियामक कौन हैं? कौन कंट्रोल करता है? फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन है इंडिया में? तो फाइनेंशियल रेगुलेटर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। साथियों, अगर सवाल ये आ जाए कि बीमा का नियामक कौन है, तो बीमा का नियामक IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई किसी दावे में विवाद है, छानबीन करनी है, तो उसके लिए अधिकतम जो समय सीमा है वो 6 महीने या 180 दिन का है। ये सवाल भी अक्सर एग्जाम में आता है। संचयी बैंक जमा यानी सेविंग बैंक अकाउंट में आपको ब्याज कैसे मिलता है? ब्याज आपको त्रैमासिक मिलता है, यानी हर 3 महीने की समाप्ति पे आपको क्वार्टरली बेसिस पे ब्याज मिलता है। ये सवाल भी एग्जाम में अक्सर आता है। साथियों, एक व्यक्ति का अपने जीवन पे बीमा योग्य हित कितना होता है? साथियों, बीमा योग्य हित का मतलब होता है कि अगर आप अपने जीवन पे पॉलिसी ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है कि आपको कितने की बीमे की ज़रूरत है, कितने समय छोड़ की। 2 लाख की भी हो सकती है, 20 लाख की भी हो सकती है, या 20 करोड़ की भी हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं या कितना प्रीमियम आप दे सकते हैं। तो एक व्यक्ति का अपने जीवन पे असीमित बीमा योग्य हित होता है, यानी बीमा लेने के पीछे जो वजह है या बीमा लेने के पीछे जो वित्तीय वजह है वो असीमित है, इसलिए इसका उत्तर असीमित होगा। साथियों, जैसा मैंने बताया कि शिकायत करने के लिए कोई भी पॉलिसी धारक उपभोक्ता मंच या बीमा लोकपाल या जो है IRDA के पास जा सकता है, लेकिन अगर वो बीमा लोकपाल के पास जा रहा है तो बीमा लोकपाल को अपना जो निर्णय होगा वो 3 महीना या 90 दिन के अंदर देना होता है। यानी हम अगर पॉलिसी धारक हैं और हमको बीमा कंपनी से शिकायत है तो हम बीमा लोकपाल के पास जाएंगे, बीमा लोकपाल को अपना निर्णय 3 माह या 90 दिन के अंदर देना होता है। ये सवाल भी एग्जाम में अक्सर आता है। साथियों, ये मानक और अमानक आयु प्रमाण पत्र है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको बता देता हूं।
साथियों, मानक आयु प्रमाण पत्र जो है वो प्रमाण पत्र होता है जिसमें जन्म तिथि पूरी लिखी होती है, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार कार्ड जिसमें जन्म तिथि पूरी लिखी हो। यानी आधार कार्ड जिसमें जन्म तिथि पूरी नहीं लिखी होती है वो अमानक यानी नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, लेकिन अगर आधार कार्ड पे जन्म तिथि पूरी लिखी होती है तो वो मानक है यानी स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। यानी कि जिस जिस डॉक्यूमेंट में दस्तावेज पे जन्म तिथि पूरी लिखी होती है वो आपका मानक आयु प्रमाण पत्र होता है, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार कार्ड जिसमें डीओबी हो। साथियों, एक सवाल इसमें जरूर आता है, वो आता है सर एक रस्म होती है बापिस्ता की जिसको बैप्टिज्म बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में। अक्सर ये सवाल आता है कि बापिस्ता जो आयु प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा वो मानक है या अमानक है। साथियों, ये मानक है। बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज होकर इसको अमानक कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं, लेकिन ये मानक है। इसलिए मैं इसको अलग से मेंशन कर रहा हूं कि एग्जाम में अगर बापिस्ता या बैप्टिज्म का डॉक्यूमेंट अगर आए तो वो मानक यानी स्टैंडर्ड एज प्रूफ माना जाएगा। साथियों, फिर आया अमानक आयु प्रमाण पत्र। जैसे कि अमानक में ये होता है कि जन्म तिथि पूरी तरीके से अंकित नहीं होती है जिस दस्तावेज पे, तो वो आपका अमानक आयु प्रमाण पत्र होता है, जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र या ऐसा कोई और दस्तावेज जिसमें आपकी उम्र तो लिखी है लेकिन जन्म तिथि पूरी नहीं लिखी है। समझ गए? जैसे राशन कार्ड में हमने देखा होगा कि हमारी उम्र लिखी होती है, वोटर कार्ड में भी हमारी उम्र लिखी होती है और ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र जो बनता है उसमें भी उम्र ही लिखी होती है। साथियों, अगला सवाल है कि नामांकन यानी नॉमिनी आपकी पॉलिसी में कितने लोगों का हो सकता है। नॉमिनी एक से ज़्यादा लोगों का हो सकता है, यानी एक लोग का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोगों का भी हो सकता है और अनगिनत लोगों का हो सकता है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। साथियों, अगला जो क्वेश्चंस आते हैं वो सूक्ष्म बीमा, माइक्रो बीमा या जो है आपका जो जिसे कहते हैं गरीबों के लिए बीमा। इसमें न्यूनतम बीमा 5,000 रुपये का होता है और अधिकतम बीमा 50,000 रुपये का होता है। सवाल यही आता है कि सूक्ष्म बीमा या माइक्रो बीमा न्यूनतम कितने बीमा धन का होता है, तो न्यूनतम 5,000 का और अधिकतम 50,000 का। और साथियों, इसमें हम साप्ताहिक आधार पर प्रीमियम दे सकते हैं। चूंकि ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का मुख्यतः ये बीमा होता है, तो इसमें सरकार एक ऑप्शन ये दे देती है कि आप हर महीने या हर साल नहीं, हफ्ते हफ्ते दीजिए, जिससे कि आपके ऊपर एक बार में ज़्यादा बोझ ना आए। साथियों, एक पेट सवाल है IRDA का कि जिला उपभोक्ता मंच, बीमा लोकपाल, प्रदेश उपभोक्ता मंच या राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, इनकी जो बीमा धन पे जो सुनवाई करने की जो पावर होती है वो कितने तक की होती है। तो साथियों, जिला उपभोक्ता मंच और बीमा लोकपाल का 20 लाख तक होता है। प्रदेश उपभोक्ता मंच की सीमा 20,01,000 से लेके 1 करोड़ तक होती है और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच की सीमा 1 करोड़ से ऊपर होती है। साथियों, ये सवाल भी अक्सर एग्जाम में आता है। हाँ साथियों, जिला उपभोक्ता मंच या लोकपाल का 20 लाख तक, प्रदेश उपभोक्ता मंच का 20,01,000 से लेके 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच का 1 करोड़ से ऊपर। साथियों, ये सवाल कम आता है, मुक्तिकरण या डी टैरिफिकेशन, लेकिन कभी कभी ये सवाल आ जाता है और ये आप इसका उत्तर आप नहीं दे पाते हैं। IRDA ने सारे बीमा कंपनियों को ये छूट दे रखा है कि वो स्वयं के अतीत के अनुभव के आधार पर अपने बीमा उत्पाद की कीमत तय कर सकते हैं, यानी उनको क्या प्रीमियम लेना है उसके लिए वो आज़ाद हैं। जब बैंक बीमा का काम करते हैं उसको बैंक का एश्योरेंस कहा जाता है। ये सवाल भी अक्सर एग्जाम में आता है, ये भी आपको जानकारी हो गई होगी। एक सवाल और भी बहुत ही पेट सवाल है, वो है कि किसान विकास पत्र आपको कहाँ मिलता है। किसान विकास पत्र आपको डाकघर में मिलता है। ऑप्शंस में कई चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए दी होंगी, लेकिन उत्तर है इसका डाकघर। लोकपाल के निर्णय को बीमा कंपनी
को कितने दिनों के अंदर मानना होता है? बीमा कंपनी को उनका निर्णय 15 दिनों के अंदर मानना होता है। साथियों, बीमा लोकपाल या जिला उपभोक्ता मंच 20 लाख तक के बीमे की सुनवाई कर सकते हैं और जो बीमा लोकपाल होता है वो जो भी निर्णय देगा वो बीमा कंपनी पे बाध्य होगा और पॉलिसी धारक पे बाध्य नहीं होगा। यानी कि बीमा लोकपाल ने एक निर्णय दिया, बीमा कंपनी कहती है कि मैं आपके निर्णय को नहीं मानता हूँ, पॉलिसी धारक कहता है कि मैं आपके निर्णय को मानता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमा कंपनी को भी वो निर्णय मानना पड़ेगा। लेकिन अगर बीमा कंपनी वो निर्णय मानती है और पॉलिसी धारक वो निर्णय नहीं मानता है तो वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बीमा लोकपाल का निर्णय वो पॉलिसी धारक पर बाध्य नहीं है। साथियों, जब एक बीमा कंपनी अपना बीमा दूसरे बीमा कंपनी से कराती है तो उसको पुनर्बीमा कहा जाता है और पुनर्बीमा कंपनी के ग्राहक जो हैं वो कोई बीमा कंपनी होती है। हर बीमा कंपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है वो पॉलिसी के बदले, कवर के बदले प्रीमियम लेती है और हर बीमा कंपनी के ऊपर भी एक रिस्क होता है कि कल को अगर कंपनी में कोई समस्या हुई, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ तो कंपनी क्या क्लेम देने की स्थिति में रहेगी। इसलिए हर बीमा कंपनी अपना बीमा दूसरे बीमा कंपनी से कराती है कि ऐसे किसी खतरे के सिचुएशन में जो है उनका कवर दूसरा कंपनी दे दे। इसी प्रक्रिया को पुनर्बीमा कहा जाता है। ये सवाल भी अक्सर एग्जाम में आता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि पुनर्बीमा का मतलब दोबारा बीमा कराना नहीं होता है। पुनर्बीमा का मतलब जब एक बीमा कंपनी अपना बीमा दूसरे बीमा कंपनी से कराती है उसको कहा जाता है। साथियों, एक राइडर होता है। राइडर का मतलब होता है संपूरक, यानी अतिरिक्त लाभ के लिए अगर आप कोई चीज़ ऑप्शन लेते हैं इंश्योरेंस में उसको राइडर कहते हैं। एक महत्वपूर्ण राइडर है प्रीमियम परित्याग लाभ, जिसको PWB कहा जाता है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। बीमा धारक की मृत्यु होने पर भविष्य की देय प्रीमियम माफ हो जाती है। यानी कि पॉलिसी जिसके नाम से है, जो उसका प्रीमियम दे रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आगे का प्रीमियम माफ हो जाएगा। इसी को प्रीमियम परित्याग लाभ कहते हैं। जैसे आपने बच्चे की पॉलिसी ली, आप प्रीमियम दे रहे हैं और दुर्भाग्यवश आप आगे नहीं रहते हैं तो भी प्रीमियम आपको नहीं देना होगा और बच्चे को जो बेनिफिट मिलना था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से वो ज्यों का त्यों मिल जाएगा। इसी लाभ को प्रीमियम परित्याग लाभ कहते हैं। ऐसा है दूसरा जो राइडर होता है वो होता है दुर्घटना हित लाभ राइडर, यानी DAB, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी की दुर्घटना से मृत्यु होती है तो अगर मान लीजिए बीमा 5 लाख का है तो दुर्घटना के केस में उसको 10 लाख मिलेगा, अगर 10 लाख का है तो 20 लाख मिलेगा। इसे कहते हैं डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। साथियों, एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि लापता व्यक्ति को मरा हुआ कब माना जाता है? उसको मरा हुआ 7 साल के बाद जाता है, लेकिन बशर्ते आपने अगले 7 साल तक प्रीमियम जमा किया हो। लापता व्यक्ति के जगह पे प्रीमियम जमा हो रहा हो तो उसको मरा हुआ माना जाएगा। शिकायत दर्ज करने के लिए IRDA ने एक कॉल सेंटर की स्थापना की है। ये भी सवाल आता है कि कॉल सेंटर की स्थापना किसने की है? शिकायत दर्ज कौन करेगा? पॉलिसी धारक कर सकता है। उसको कोई शिकायत है बीमा कंपनी से तो वो कॉल सेंटर के माध्यम से वो अपना कंप्लेन कर सकता है। 2 माध्यम होते हैं शिकायत दर्ज करने के, टोल फ्री नंबर और ईमेल। सवाल ये आता है कि ईमेल के अलावा दूसरा ऑप्शन कौन सा है? तो वो टोल फ्री नंबर है, या टोल फ्री नंबर के अलावा दूसरा ऑप्शन कौन सा है? तो वो ईमेल है। तो ये 2 सवाल भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। साथियों, बीमा लोकपाल के कार्यालय, बीमा लोकपाल जिसको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी कहा जाता है, उसके टोटल कार्यालय भारत में आज के डेट में 12 हैं। लेकिन साथियों, आज से कुछ साल पहले 12 हुआ करते थे, अभी 17 हैं। तो एग्जाम में अगर 17 ऑप्शन नहीं है और 12 ऑप्शन है तो आप 12 पे टिक करिएगा। लेकिन अगर जो सही डाटा है वो है कि 17 हैं। इट मीन्स कि 17 बीमा लोकपाल के कार्यालय हिंदुस्तान में हैं। साथियों, एक क्वेश्चन आते हैं मंथन, जिसको इंग्लिश में चर्निंग कहा जाता है। मंथन या चर्निंग क्या होता है? मंथन या चर्निंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई एजेंट, नया एजेंट
कोई अगर पॉलिसी समझाने किसी को गया, उसने देखा कि सामने वाले के पास पहले से पॉलिसी है और उस एजेंट ने ये समझा दिया कि आपकी ये पुरानी पॉलिसी बेकार है, नई पॉलिसी आप हमसे कराइए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी है, तो ये जो व्यवहार उसका होगा वो ख़राब होगा, अनैतिक होगा, क्योंकि ज़्यादा कमीशन पाने के लालच में उसने ये पॉलिसी बंद कराई है पुरानी वाली। इसी को मंथन या चर्निंग कहा जाता है। यानी पुरानी पॉलिसी को बंद करके नई पॉलिसी करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उतने सालों का वो बोनस भी गंवाएगा, अपना समय भी गंवाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि मंथन या चर्निंग अभिकर्ता के पार्ट पे कैसा व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, या जो भी और भी ऑप्शंस होंगे, तो ये कुल मिला के बुरा व्यवहार है। साथियों, आंशिक आहरण और प्रीमियम अवकाश ये किस पॉलिसी में होता है? देखिए, हमारी यूलिप प्लान है, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। यूलिप प्लान का मतलब ये होता है कि कुछ पॉलिसी का प्रीमियम, कुछ प्रीमियम पॉलिसी का वो जाता है जीवन बीमा में और कुछ जाता है आपका मार्केट संबंधित किसी सिक्योरिटीज़ में या किसी शेयर बाजार में, जहाँ पे जो भी रिटर्न हमें मिलता है उस हिसाब से हमको बीमा का कवर या बीमे की मैच्योरिटी दी जाती है। साथियों, यूलिप में ऑप्शन 2 होते हैं कि कुछ पैसा आप चाहें तो निकाल सकते हैं एक निश्चित अवधि के बाद और बाकी आपका चलता रहेगा प्लान। और दूसरा प्रीमियम अवकाश यानी प्रीमियम हॉलिडे बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 5 साल तक मान लीजिए प्रीमियम दिया, उसके बाद भी पैसा आप रखना चाहते हैं और मार्केट की जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से आप उसको जो भी उतार चढ़ाव रहेगा उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप प्रीमियम कुछ समय देकर फिर आप बंद कर दीजिए। इसी अवधि को जो है प्रीमियम अवकाश कहा जाता है। हर एजेंट का देखिए एक सपना होता है एमडीआरटी बनना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमडीआरटी का फुल फॉर्म क्या है। एमडीआरटी का फुल फॉर्म मिलियन डॉलर राउंड टेबल। आज के डेट में लगभग 40 लाख रुपए अगर आप प्रीमियम करते हैं एक कैलेंडर ईयर में, यानी जनवरी से दिसंबर के बीच में, तो आप एमडीआरटी क्वालिफाई करते हैं। अगला सवाल आता है कि बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना % है? साथियों, कुछ सालों पहले ये 26% था, आज की डेट में ये 49% है। इसका मतलब होता है एफडीआई। साथियों, एफडीआई का मतलब होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में आके बीमे का काम कर सकती है, लेकिन अधिकतम उस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 49% ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। 51% जो भागीदार होगा बचा हुआ वो भारतीय कोई पार्टनर होगा, तो इसी को एफडीआई कहा जाता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। दावा का मतलब होता है क्लेम। अब साथियों, जब कोई इंसान पॉलिसी कराता है तो 2 चीज़ होता है, सब कुछ ठीक रहा तो उसको मैच्योरिटी मिलेगी एक निश्चित टर्म के बाद, या अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ हो जाता है तो उसको उसके परिवार वालों को एक डेथ क्लेम मिलेगा, जिसको मृत्यु दावा कहते हैं। और जो मैच्योरिटी क्लेम होता है उसको परिपक्वता दावा कहते हैं। तो साथियों, तीसरा एक दावा होता है, वो होता है विद्यमानता हित लाभ। जिन पॉलिसीज में आपको मनी बैक मिलता है उसको एलआईसी के संदर्भ में एसबी सर्वाइवल बेनिफिट, या हिंदी में विद्यमानता हित लाभ, या आम भाषा में धन वापसी या मनी बैक कहा जाता है। तो साथियों, दावा 3 प्रकार का हुआ। इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है मृत्यु दावा। मृत्यु दावा जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य दावा और शीघ्र मृत्यु दावा। देखिए, अगर बीमा लेने के 3 साल के भीतर डेथ हो जाती है किसी की, तो उसको शीघ्र मृत्यु दावा बोलते हैं। और अगर बीमा लेने के 3 साल के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको सामान्य मृत्यु दावा बोलते हैं। दोनों में ये बाइफर्केशन क्यों किया गया है, दोनों में ये दो पार्ट क्यों बनाया गया है, उसके पीछे मकसद ये है कि अगर किसी की 3 साल के अंदर डेथ होती है तो एलआईसी उसकी इंक्वायरी करेगी ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक तरीके से पॉलिसी हुई थी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं छिपाई गई थी कि जो बीमा लेने के बाद वो तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का भी नुकसान नहीं होता है और जिसका आपने बीमा किया है उसका भी नुकसान नहीं होता है। तो इसीलिए शीघ्र। और सामान्य दावा में क्या होता है कि अगर बीमा 3 साल चल गया है तो आपकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, डेथ सर्टिफिकेट आप देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स और देंगे और क्लेम आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि शीघ्र दावा में क्लेम मिलेगा नहीं, मिलेगा उसमें भी, लेकिन बस एक ये रूटीन वर्क है एक किसी भी बीमा कंपनी का, वो ये जानने के लिए कि कहीं कोई
अभिकर्ता के पार्ट पे कोई गलत बीमा तो नहीं कर दिया गया है। अगर जेन्युइन केस है तो क्लेम उसमें भी आराम से मिल जाता है। साथियों, MWP एक्ट, जिसको विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम बोलते हैं, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हस्बैंड ने कोई पॉलिसी में MWP एक्ट के हिसाब से खरीदा है तो पॉलिसी से मिलने वाला कोई भी पैसा पत्नी और बच्चे को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। अगर उसने किसी से लोन या कर्ज ले रखा है तो भी उसके ना रहने पे पैसा पत्नी बच्चे को ही मिलेगा, यानी लाभार्थी पत्नी और बच्चे होंगे। अभिकर्ता को कमीशन दिया जाता है पॉलिसी करने पे, उसको पारिश्रमिक बोलते हैं, और उसके अधिकतम दरों का उल्लेख एक बीमा अधिनियम 1938 है, वहाँ पे उसका उल्लेख है। ये सवाल भी एग्जाम में आता है। साथियों, जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा आप लेंगे तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। जीवन बीमा में टैक्स की छूट 1.5 लाख तक की प्रीमियम पे। जो धारा 80C है, ये क्वेश्चन आता है। धारा 80D है, वो स्वास्थ्य बीमा के लिए है, जिसमें आपको 25,000 से 30,000 तक के प्रीमियम पे टैक्स में आपको लाभ मिलता है। और साथियों, तीसरा होता है आपका धारा 1010D, बीमा से मिलने वाला कोई भी पैसा हो, चाहे मैच्योरिटी क्लेम हो, चाहे मनी बैक हो या मृत्यु दावा हो, वो सब कुछ टैक्स फ्री होता है, यानी किसी पे आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। साथियों, एक और कॉमन क्वेश्चन है जोखिम प्रतिधारण और जोखिम हस्तांतरण। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? अगर कोई पॉलिसी नहीं कराता है, कोई लाइफ इंश्योरेंस कवरेज नहीं लेता है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसके जीवन में होने वाली कोई भी दुर्घटना को वो झेलने में, उसकी फैमिली झेलने में सक्षम है। इट मीन्स कि वो अपने ही ऊपर जोखिम को प्रतिधारित कर रहा है, इसको प्रतिधारण बोलते हैं। लेकिन अगर उसने बीमा करा दिया तो उसके जीवन पे होने वाला कोई भी अनहोनी इन फ्यूचर में उसका जो है हस्तांतरण हो गया है, यानी कि अब उसका कवरेज कोई बीमा कंपनी देगी। यानी अगर उसको कुछ हो जाता है, कोई मिसफॉर्चुनेट कोई चीज़ हो जाती है, तो उसने जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया बीमा कंपनी पे, इसको जोखिम हस्तांतरण कहा जाता है। यानी बीमा कराने का मतलब होता है जोखिम हस्तांतरण। साथियों, जब आप पॉलिसी कराते हैं तो जो पहली आपको जो रसीद मिलती है उसको फर्स्ट प्रीमियम रिसिट या प्रथम प्रीमियम रसीद बोली जाती है। इसका जारी होने का मतलब क्या है कि आपके जीवन पे बीमा हो गया और ये एक प्रमाण आपको मिल गया इस रसीद के रूप में कि अब आपकी पॉलिसी इस तारीख से शुरू हो चुकी है, और कुछ भी होगा तो जीवन बीमा का कवर आपको बीमा कंपनी देगी। साथियों, मानव जीवन मूल्य पे सवाल आता है कि किसी व्यक्ति के भविष्य में अर्जित आय का वर्तमान मूल्य। इंसान जो है जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, उसका आकलन निकालना है कि आज की रेट पे अगर 10 साल के बाद तक हम कितना पैसा कमाएंगे या हमको कितने पैसे की ज़रूरत है, तो आज की रेट पे उसको निकालने को ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV या हिंदी में मानव जीवन मूल्य बोलते हैं। साथियों, KYC आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे। नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानिए। कोई भी वित्तीय संस्था अपने ग्राहक की पुष्टिकरण करने के लिए, पहचान के लिए 3 दस्तावेज मांगती है, एक फ़ोटो पहचान पत्र और एक निवास प्रमाण पत्र। क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में ये आता है कि KYC में इनमें से कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन होगा स्कूल सर्टिफिकेट, एक फ़ोटो पहचान पत्र और एक निवास प्रमाण पत्र। तो KYC में आपको स्कूल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आपको फ़ोटो ID की, एक एड्रेस प्रूफ की और एक अपना खुद की फ़ोटो की लेटेस्ट। अभिकर्ता का ये धर्म है, कर्तव्य है कि वो पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी दोनों के सर्वोत्तम हित के लिए कार्य करे, यानी कि अभिकर्ता को दोनों तरफ से सोचना है, दोनों की भलाई के लिए सोचना है। साथियों, एक शब्द आता है ग्रहणाधिकार। पॉलिसी आरंभ के विशेष अवधि तक उपलब्ध लाभों को प्रतिबंधित करता है, यानी कि किसी की वेट ज़्यादा है, उसकी LIC पॉलिसी हो रही है, LIC ने उस पर जो है ये लगा दिया है ग्रहणाधिकार कि ज़्यादा वेट है तो कुछ समय तक आप जो हैं अपना वेट कम करेंगे, और नहीं तो आपको उस समय तक एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। यानी कि विशेष अवधि तक कुछ लाभ को उस समय तक प्रतिबंधित किया जाएगा बीमा कंपनी के द्वारा, इसी को ग्रहणाधिकार कहा जाता है। साथियों, अगर पॉलिसी का प्रीमियम समय से जमा नहीं हुआ है तो उसको व्यपगमन बोलते हैं, यानी लैप्सेशन बोलते हैं। पॉलिसी आपकी लैप्स मानी जाएगी, उस समय आपका बीमा का कवर समाप्त हो चुका होगा। और अगर बंद या लैप्स पॉलिसी को आप दोबारा चालू करते हैं तो उसको पुनर्चलन यानी कि रिवाइवल बोला जाता है। यानी कि पॉलिसी समय से जमा नहीं हुई, पॉलिसी लैप्स,
और लैप्स पॉलिसी को आपने चालू कराया, यानी पॉलिसी रिवाइव्ड। और साथियों, आखिरी सवाल है कि हर पॉलिसी में एक अनुग्रह अवधि या ग्रेस पीरियड होता है, यानी कि आप प्रीमियम के ड्यू डेट से कितने दिनों तक दे सकते हैं, कितने दिनों तक बीमा का कवर आपका चलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मंथली या मासिक प्रीमियम में 15 दिन, तिमाही, छमाही या सालाना प्रीमियम में 30 या 31 दिन। यानी कि सवाल ये एग्ज़ाम में आएगा कि तिमाही मोड में जो अनुग्रह अवधि होगा, जो ग्रेस पीरियड होगा, वो कितने दिनों का होगा? तो तिमाही, छमाही और सालाना में 30 या 31 दिन का होता है। साथियों, जीवन बीमा उत्पाद पे परीक्षा में कौन से सवाल आते हैं? देखिए, इसमें ये आता है एग्जाम में कि लाइफ इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। जैसे अवधि है, शुद्ध बंदोबस्ती है, धन वापसी है, बाल योजना है, यूलिप प्लान है, पेंशन प्लान है, स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति योजना, ऐसे वगैरह वगैरह। तो उसमें सबसे पहला जो है टॉपिक वो अवधि बीमा है। अवधि बीमा को पहले मैं सिंपल शब्दों में समझा दूं। आपने पॉलिसी ली 20 साल के लिए, ठीक, मान लीजिए 10 लाख की, ठीक। 20 साल के दौरान अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन अगर वो जिंदा रहता है 20 साल तक तो कुछ नहीं मिलेगा। ये होता है अवधि बीमा। अब आप सोचेंगे कि क्यों लें, इसमें तो मैच्योरिटी पे कुछ मिलता नहीं है। साथियों, इसलिए लें क्योंकि सबसे सस्ता और सरल प्लान होता है, और अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो उसके लिए लाभकारी है। देखिए, जिम्मेदारी आपके ऊपर बड़ी है लेकिन प्रीमियम देने की क्षमता कम है। तो हर व्यक्ति साल में 2-4 लाख रुपए प्रीमियम नहीं दे पाता है, लेकिन एक सामान्य आदमी अगर घर बनवा रहा है और घर बनवाने के लिए 30-40 लाख रुपए का होम लोन अगर ले रहा है तो वो अपनी तनख्वाह से, अपनी आमदनी से हर महीने किस्त तो चुकाता ही रहता है, लेकिन उसके मन में ये भी चलता है कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो ये किस्त कौन देगा और हमारे फैमिली कहीं फिर रोड पे ना आ जाए आगे का किस्त ना देने के कारण। तो समझदार व्यक्ति होगा, वो अभिकर्ता से संपर्क करेगा और वो अपनी समस्या ये बताएगा, तो अभिकर्ता उसको राय देगा कि आप अवधि बीमा कराइए, क्योंकि कम प्रीमियम पे, देखिए, अगर 50 लाख का आप अवधि बीमा लेंगे तो उसकी किस्त महीने की 1,500 से 2,000 रुपए के आसपास आती है सिर्फ। अब जिम्मेदारी आपकी अगर 50 लाख की भी है और आप मेंटली रिलैक्स रहना चाहते हैं तो आप अवधि बीमा लेंगे, क्योंकि कम प्रीमियम पे आपका बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अवधि बीमा का नाम मियादी बीमा, सावधि बीमा, टर्म प्लान भी कहा जाता है, ये भी सवाल आता है। दूसरा सवाल आता है कि सरल बीमा सबसे कौन सा है, सस्ता बीमा कौन सा है, तो अवधि बीमा है, ठीक है। और पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु पर बीमा का पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा, लेकिन अगर अवधि की समाप्ति तक मृत्यु नहीं होती है तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि जिसके ऊपर कर्ज है, कोई जिम्मेदारी है, उसको अवधि बीमा लेना चाहिए क्योंकि सस्ता प्रीमियम है। और अगर कम प्रीमियम पे ज़्यादा बीमा कवर चाहिए, भाई हमको बड़ा कवर तो चाहिए लेकिन हमको प्रीमियम कम देना है, तो हम अवधि बीमा लेंगे। ये 2 सवाल बेसिकली एग्जाम में आता है। दूसरा है शुद्ध बंदोबस्ती। इसको भी सिंपल शब्दों में याद रखिए कि आपने पॉलिसी ली शुद्ध बंदोबस्ती 20 साल के लिए, 20 साल तक जीवित रहें। अगर पॉलिसी मान लीजिए 50 लाख की थी तो 20 साल के बाद 50 लाख रुपए नॉमिनी जिस व्यक्ति ने बीमा लिया उसको मिल जाएगा। अगर बीच में उसकी डेथ हो जाती है तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी अवधि बीमा का जस्ट उल्टा, ठीक। इस पॉलिसी में पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु पे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक जीवित रहने पे बीमा धन मिल जाता है। यानी कि अगर बीच में कुछ होता है तो कुछ नहीं मिलेगा, और मैच्योरिटी होती है तो जितने की पॉलिसी आपने ली है वो पैसा आपको मिल जाएगा। अवधि बीमा और शुद्ध बंदोबस्ती योजना में बोनस नहीं मिलता है, दोनों ही प्लान में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, ऑप्शन देंगे 4 कि इनमें से कौन से प्लान में बोनस नहीं मिलता है, तो अवधि बीमा में और शुद्ध बंदोबस्ती में बोनस नहीं मिलता है। सवाल कैसा आता है? सवाल ये आता है कि अगर 30 साल के व्यक्ति ने 20 साल के लिए 75 लाख का शुद्ध बंदोबस्ती योजना लिया है और 20 साल तक जीवित रहता है, तो उसको 20 साल के बाद मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा? भाई 75 लाख का लिया था, 75 लाख मिल जाएगा। 30 साल का था, 20 साल के बाद तो 50 साल का हुआ, और 50 साल के होने पे 75 लाख रुपए मिल जाएगा। बेसिकली सवाल इस टॉपिक पे यही आता है। उसमें ऑप्शन देगा कि 75 लाख मिलेगा
या 75 लाख प्लस बोनस मिलेगा, या 75 लाख से कम मिलेगा, या 60 लाख मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जितने की पॉलिसी आपने ली है उतना ही मिलेगा। 75 की ली है तो 75 मिलेगा, 50 की ली है तो 50 मिलेगा। अब ये हुआ कि अवधि बीमे में आपको जिंदा रहने पे कुछ नहीं मिल रहा है, और शुद्ध बंदोबस्ती में डेथ होने पे कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों कंसेप्ट को मिला दिया गया, और अवधि योजना और शुद्ध बंदोबस्ती योजना के मिश्रण से बंदोबस्ती योजना यानी एंडाउमेंट प्लान बना, जिसमें ये फीचर है कि अगर डेथ होती है टर्म के दौरान तो अवधि बीमा के अंतर्गत नॉमिनी को क्लेम मिल जाएगा, और अगर मैच्योरिटी होती है तो शुद्ध बंदोबस्ती योजना के तहत परिपक्वता दावा यानी मैच्योरिटी क्लेम मिल जाएगा। इस प्लान में बोनस भी मिलता है, मृत्यु हो या परिपक्वता बोनस भी मिलता है। LIC जो बोनस डिक्लेयर करती है वो हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होगा, और मैच्योरिटी पे सारे साल का बोनस ऐड होके, या अनफॉर्चुनेटली डेथ पे उस समय तक का बोनस ऐड होके नॉमिनी को मिल जाता है। सवाल क्या आता है, अगर कोई ऐसी योजना में निवेश करना चाहता है जिसमें उसका मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही उसकी आमदनी बढ़े, तो उसको अभिकर्ता होने के नाते आप कौन सा योजना देंगे? उसको आप बंदोबस्ती योजना देंगे। इस पे बेसिकली सवाल ये आता है कि रमेश की उम्र 30 साल है, उसके पत्नी और बच्चे हैं, वो एक ऐसी योजना में निवेश करना चाहता है जिसमें उसकी आमदनी बढ़े। तो चूंकि इस प्लान में बोनस मिलता है, यानी हर साल आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है पॉलिसी की, इसलिए आप उसको बंदोबस्ती यानी एंडाउमेंट प्लान देंगे। अगला है आजीवन बीमा या होल लाइफ बीमा। देखिए, जैसे नाम ही कहता है आजीवन, जब बीमा का कवर आपकी पूरी जिंदगी चले, उम्र आपकी कुछ भी है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, लेकिन बीमा का कवर अगर आपके 100 साल तक चले, उस बीमा को होल लाइफ प्लान या आजीवन बीमा बोलते हैं। और जब तक पॉलिसी धारक जीवित रहेगा तब तक बीमा कवर चलता रहेगा, और जैसे ही उसकी मृत्यु होगी उसके नॉमिनी को बीमा धन बोनस के साथ दे दिया जाएगा। और साथियों, इस प्लान में बोनस बहुत ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, होल लाइफ पॉलिसी है, पूरे लाइफ चलनी है, यानी आपका प्रीमियम का पैसा LIC के पास आपकी ज़िंदगी में पूरे टाइम तक है। तो चूंकि लंबे समय तक आपका पैसा LIC के पास है और LIC आपको लंबे समय तक रिस्क कवर दे रही है, इसलिए इसका बोनस अच्छा होता है। सवाल ये आएगा, अगर किसी को जीवन भर का रिस्क कवर चाहिए तो आप उसको कौन सा योजना देंगे? उसको आप आजीवन योजना यानी होल लाइफ प्लान देंगे। साथियों, धन वापसी मनी बैक योजना, इस योजना में नियमित अंतराल पे बीमा धन का कुछ % मिलता रहता है। देखिए, मनी बैक योजना बहुत आसान है। मनी बैक योजना में क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने मान लीजिए मनी बैक प्लान कराया, तो हर 5 साल पे पॉलिसी का कुछ % यानी 10%, 20% हर साल, हर 5वें साल पे मिलता रहेगा। ठीक है, और बचा हुआ पैसा मैच्योरिटी पे वापस हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है धन वापसी योजना का, अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको मनी बैक योजना का आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन वो वीडियो जब आप एजेंट का एग्जाम पास कर लें तब देखें, क्योंकि बेसिकली LIC पॉलिसीज़ की जानकारी आपको एजेंट बनने के बाद होनी चाहिए। फिलहाल अभी आप एग्जाम देने अगर जा रहे हैं तो पहले आप इतना याद रखें कि इसमें नियमित अंतराल पे बीमा धन का कुछ % मिलता रहता है, और बाकी बचा हुआ पैसा परिपक्वता पे बोनस जुड़ के मिल जाता है। ठीक है, अगर परिपक्वता से पहले बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो पूरा बीमा धन बोनस समेत नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर डेथ हो जाती है तो जितने की पॉलिसी है और प्लस उस समय तक का बोनस नॉमिनी को दे दिया जाता है। और मृत्यु के बाद जो पैसा मनी बैक के रूप में पहले मिल चुका होता है वो मृत्यु दावा से काटा नहीं जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2-3 बार मनी बैक मिल चुका है और तब उसकी डेथ होती है, तब भी जितने की पॉलिसी है वो पूरा पैसा प्लस बोनस नॉमिनी को मिलेगा, मनी बैक का हिस्सा काटा नहीं जाएगा। और परीक्षा में सवाल क्या आता है बेसिकली कि परिपक्वता पे किस योजना में बीमा धन का कुछ % ही मिलता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? धन वापसी योजना या मनी बैक योजना। भाई 20% आपको मिल गया 5 साल पे, 20% मिल गया 10 साल पे, 20 मिल गया 15 साल पे, अब पॉलिसी मैच्योर हुई 20 साल पे, तो 60 तो आपको पहले ही मिल गया 20-20 3 बार, तो 40 ही मिलेगा लास्ट में ना, और प्लस 20 साल का बोनस, यानी कि परिपक्वता पे बीमा धन का कुछ % ही मिला। तो वो कौन सा योजना होगा? वो धन वापसी या मनी बैक योजना होगा। ठीक है साथियों, बाल योजना, चाइल्ड प्लान, जो योजना माता पिता अपने बच्चे के लिए लेते हैं उसको बाल योजना कहते हैं।
बेसिकली ये भी बंदोबस्ती ही योजना है, लेकिन चूंकि ये बच्चे के नाम से होता है तो ये बाल योजना की कैटेगरी में आता है। और जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो पॉलिसी उसके नाम हो जाती है, यानी कि जब वो बालिग हो जाता है तो वो पॉलिसी बच्चे के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है और मैच्योरिटी जो अमाउंट होता है वो बच्चे को ही दिया जाता है। जब आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी कराएंगे तो वो बाल योजना होगा। परीक्षा में सवाल बेसिकली यही आएगा, अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो अभिकर्ता होने के नाते आप उसको कौन सा प्लान देंगे? सिंपल है, आप उसको बाल योजना या चाइल्ड प्लान देंगे। यूलिप को हम बोलते हैं यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद, यानी इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। देखिए, हर जो प्लान में हम प्रीमियम देते हैं वो प्रीमियम LIC जो है आपके जीवन बीमा देने में यूज़ करती है। साथ में LIC जो आपके प्रीमियम को इन्वेस्ट करती है उससे जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न से LIC आपको बोनस देती है हर साल। बेसिकली LIC अपना पैसा जो है वो ब्लू चिप कंपनीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, सरकारी संस्थाओं में लगाती है जहाँ पे गारंटीड रिटर्न है। चूँकि LIC का जो पैसा है वो आपका पैसा है, इसलिए LIC पैसा जहाँ भी इन्वेस्ट करती है वो सेफ जगह पे ही इन्वेस्ट करती है। सरकार को लोन देती है, कोल इंडिया, रेलवे, ऐसी जगहों पर डिसइन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो LIC अपना मैक्सिमम जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सरकारी संस्थाओं में ही लगाती है, जिससे कि आपको बोनस की गारंटी रहे। लेकिन एक नया प्रचलन शुरू हुआ था 2002 के बाद कि लोगों का ये हुआ कि कुछ पैसा शेयर बाजार में भी लगना चाहिए। तो अगर आपने जो प्रीमियम दिया, अगर उस प्रीमियम के 2 हिस्से हो जाए, एक आपके बीमे का प्रीमियम चला जाए और एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश हो जाए, तो उस योजना को LIC में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। यानी बीमा भी मिला आपको, साथ में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से भी आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम में से जीवन बीमा के चार्जेस काटकर बाकी राशि जो होता है वो शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। यानी कि कुछ पैसा बीमा में गया और कुछ पैसा जो है शेयर बाजार में निवेश हो गया। क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली क्या आता है कि एक अविवाहित व्यक्ति जो उचित वेतन पे काम करता है और उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अभिकर्ता होने के नाते आप उसको कौन सा योजना देंगे? तो उसका उत्तर है कि आप उसको यूलिप प्लान देंगे। ठीक है, यूलिप प्लान का एक क्वेश्चन और आता है, वो होता है आंशिक आहरण। आंशिक आहरण का मतलब क्या होता है? पार्शियल विड्रॉ। पार्शियल विड्रॉल का मतलब होता है कि आप यूलिप में 5 साल का लॉक इन होता है। जैसे ठीक 5 साल के बाद आप चाहें तो अपना पूरा अमाउंट निकाल लें, जो शेयर बाजार की पोजीशन होगी उस हिसाब से आपका वैल्यू होगा उस पॉलिसी की, वो पैसा आप निकाल लें, और नहीं तो कुछ पैसा आप निकाल के शेष राशि आप छोड़ सकते हैं और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आंशिक आहरण। क्वेश्चन ये आता है कि आंशिक आहरण की सुविधा किस योजना में है? तो यूलिप प्लान में है, जिसको इंग्लिश में पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला बीमा है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर बीमा धारक ने, यानी जो पॉलिसी ले रहा है, वो अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर अगर स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लेता है तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। और सामान्यतः सभी बीमा कंपनियां बीमा धारक के साथ उसकी पत्नी, बच्चे को एक ही पॉलिसी में कवर करती हैं, और वहीं कुछ पॉलिसी माता पिता को भी कवर करती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अगर परिवार फ्लोटर योजना आपने लिया है तो उस योजना में कौन कौन कवर होगा? उस योजना में आप, आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता और सास ससुर सभी लोग कवर हो सकते हैं, यानी सबका हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है। ठीक है, अगला जो है पेंशन सेवानिवृत्त एन्युटी योजना, जिसको पेंशन रिटायरमेंट और एन्युटी प्लान भी बोलते हैं। इसको वार्षिकी भी बोलते हैं। वार्षिकी, कई जगह पे कंफ्यूज करने के लिए वार्षिकी भी शब्द आ जाता है। तो वार्षिकी जो है वो ये होता है कि या तो आप एक मुश्त पैसा दिया, आपने तुरंत पेंशन लेना शुरू कर दीजिए, या आप रेगुलर प्रीमियम दीजिए और एक निश्चित अवधि के बाद 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे टर्म के बाद आप पेंशन तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जब तक जीवित हैं तब तक आपको पेंशन मिलेगा, या जब तक आप जीवित हैं आपको मिलेगा, आपके बाद आपके वाइफ को मिलेगा, और वाइफ के बाद आपके नॉमिनी को पूरा पैसा जो फंड वैल्यू होगी उस समय आपको LIC वापस कर देगी।
इसमें और भी तमाम फीचर्स होते हैं। बेसिकली पेंशन योजना के बारे में जो सवाल ये उठता है कि अगर आप निश्चित आमदनी चाहते हैं एक निश्चित अवधि के बाद, तो आपको कौन सा योजना लेना है? आपको पेंशन योजना लेना है। ठीक है। इस पे एक सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है, वो ये है कि अगर कोई पेंशन प्लान या स्वास्थ्य बीमा की बात करता है तो वो जीवन के किस अवस्था में है? वो रिटायरमेंट से पहले की अवस्था में। बेसिकली जो लोग रिटायर होने वाले होते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन प्लान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक वो निश्चित आमदनी चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा सेवानिवृत्त पूर्व अवस्था में। ठीक है साथियों, तो ये टॉपिक पूरा हो गया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस पे मैंने सारे प्लान आपको समझा दिए हैं। ध्यान से आपको ये देना है कि सारे प्लान्स के फीचर को समझिए, इनकी आत्मा को समझिए। क्वेश्चंस इससे मिलते जुलते या ऐसे ही आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखे हैं तो आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे।